हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज जो है पढ़ाने जा रहा हूँ अम्ल क्षार एवं लवण। ये क्लास टेंथ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो है ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय का आज पांचवा वीडियो है। देखिए, दूसरा अध्याय का ये पांचवा वीडियो है। इसमें हम आपको ये सब पढ़ा दिया है, मतलब कि लवण ये सब के बारे में, अम्ल क्षार के बारे में, ये सब इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है ऑलरेडी। और अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को भी समझा दिया है। देखिए, इसके बाद लिटमस टेस्ट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में ये सब हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए, इसके बाद हम क्रियाकलाप टू भी हो गया है। क्रियाकलाप इतना के बाद देखिए ये भी हो गया है। उसके बाद अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं ये भी हो गया है। ये भी हो गया है। अब ये जो है पीतल तांबे वाला भी, सभी अम्ल क्षार में समानताएं क्या है। उसके बाद देखिए ये हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा आएगा क्रियाकलाप प्लास्टर ऑफ पेरिस तक हो गया है। ये अम्ल क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और देखिए, ये भी डिस्कस कर दिया था कि पिछले चैप्टर में चित्र 2.6 में देखिए, जो हमारा अम्ल होता है, मतलब कि कोई अगर एसिड होता है तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से 7 से कम होगा। 0 और 7 के बीच में होगा। और वो अपना मतलब कि विलयन में, अपना विलयन में H+ देगा। जो एसिड होगा H+ देगा। और जो बेस होगा अपना विलयन में जो होगा OH- देगा। OH- देगा। ये 7 से लेकर 14 तक होता है। 7 से लेकर, 7 से बड़ा 14 के बराबर, 7 से बड़ा 14 से के बराबर। तो ये हमारा विवेश होता है और ये OH- देता है, क्षार बोल सकते हैं इसको। और H+ देता है, एसिड देता है। ये होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 7 से जस्ट छोटा। लेकिन से 7 अगर होगा तो ये क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा, ये उदासीन होगा, सॉल्ट होगा। इसको हमने बता दिया था। अब देखिए, ये जठर रस के बारे में भी, जठर रस का पीएच वैल्यू 1.2 1.5 भी होता है। देखिए, खाली पेट जब जठर रस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका मतलब पीएच वैल्यू 1.2 होता है या 1.5 होता है। खाना खाने के बाद 2.2 होता है पीएच वैल्यू। नींबू का रस का पीएच वैल्यू 2.2। आप जो नींबू का रस लेते हैं, जो आप मार्केट से नींबू लेते हैं, उसका रस जो होता है उसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये जो होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल हमारा क्या होता है, हमारा मतलब कि जो होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये बीच में होता है। देखिए, मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 14। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच वैल्यू 14 होता है। जिसका पीएच वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू जिसका जितना बड़ा होगा वो वही उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, मतलब कि भास्मिक होगा, क्षारीय होगा। अब देखिए, ये पीएच वैल्यू हो चुका था। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या काम है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारा शरीर में जो पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के प्रास के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी के लिए संकीर्ण पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा भी होता है, अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, तो उसे अम्ल वर्षा बोलेंगे। अम्ल वर्षा क्या करेगा, जल जल में जीव जो होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उन सबको मार देता है। और कंस्ट्रक्शन के, घर द्वार के कंस्ट्रक्शन को
खराब कर देता है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच वैल्यू, देखिए आपके बगीचा का मिट्टी जो होता है कभी-कभी वो बेसिक होता है, तो एसिडिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है, तो उसमें चूना-वूना मिलाया जाता है उसको, उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, अच्छे उपज के लिए। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जैसे आप परखनली में 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 एमएल जल मिलाइए, परखनली की सामग्री को हिलाइए, छानिए, परखनली की एकत्र कीजिए, सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से पीएच की जाँच कीजिए। पीएच के संबंध में आपने क्या देखा, तो देखेंगे कि ये पीएच वैल्यू जो होगा इसका मतलब कि कम होगा, मतलब ये अम्लीय होगा। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना-वूना मिलाया जाता है, उसका पीएच वैल्यू कम किया जाता है। और पेट का जो हमारे जो होता है, पेट के अंदर जो पीएच वैल्यू होता है वो 1.2 से लेकर 1.2 1.5 होता है, खाली पेट पीएच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसीलिए खाली पेट रहने से एसिडिटी बढ़ जाती है। देखिए, ज़्यादा देर खाली पेट रहने से एसिडिटी बढ़ जाती है, जब आप खाना खाते हैं तो पीएच वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। 2.2 2.5 हो जाता है, 3 तक हो जाता है, तो खाना, इसीलिए अगर आपका पीएच वैल्यू कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगा, पानी पिएँगे तो अगर खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है एसिड के साथ बेसिक नेचर रखता है। जो पानी जो होता है वो एसिड के साथ बेसिक नेचर रखता है और एसिडिटी को कम कर देता है, एसिड का की तीव्रता को कम कर देता है। इसीलिए जब हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है, खाना का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका अग्नि जो जठर रस है उसके पावर को, कंसंट्रेशन को कम कर दिया। देखिए, एसिड क्या होता है, एसिड 2 तरह का गुण रखता है। एसिड सॉरी, पानी पानी हैज़ डुअल एक्शन, इंग्लिश में कहावत है, पा पा वाटर हैज़ डुअल एक्शन, मतलब कि वाटर जो होता है वो 2 नेचर रखता है, द्वैत्व नेचर। मतलब वाटर जो है जब एसिड के साथ आएगा तो खुद को बेसिक दिखाएगा, और जब वाटर जो पानी होता है एसिड के साथ आएगा तो बेसिक नेचर अपना दिखाएगा, और जब वो बेस के साथ आएगा तो एसिडिक नेचर दिखाएगा। मतलब वाटर जो है एसिड के साथ बेस है और बेस के साथ एसिड है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। वो ऐसा नेचर, देखिए वाटर जो होता है H2O, इसको HOH लिख सकते हैं, मतलब वो H प्लस भी दे सकता है और OH माइनस भी दे सकता है। जब वाटर H प्लस देता है, कंसंट्रेशन H प्लस का ज़्यादा होता है, तो उस समय वाटर जो होता है एसिडिक नेचर को शो कर रहा होता है। जब वाटर जो है OH माइनस देता है और उसका OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप को बेसिक नेचर शो कर रहा होता है। एसिड के साथ वाटर अपने आप को बेसिक नेचर शो करता है और बेस के साथ वाटर अपने आप को एसिडिक नेचर रखता है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद हमें जो होता है, भोजन पचाने में सहायक जो हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी तीव्रता को कम कर देता है अगर खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं तो। इसलिए हानि पहुँचता है, भोजन को पचने में दिक्कत होती है, और देखिए और परेशानी होती है। जब आप तेल तेल वाला भी पदार्थ खा लेते हैं, भुना-तला खाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और वो पचाने में मतलब कि उतना अच्छे से सक्षम नहीं हो पाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में अम्ल निकलने लगता है उसको पचाने के लिए, और अधिक मात्रा में जब अम्ल निकलता है तो क्या होता है, पेट में जलन का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखिए जो बनता है, जो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हर उस टाइम में उतना ही निकलता है, तो जब आप भोजन करते हैं तो उतना ही मात्रा में निकलेगा, जितना निकलना चाहिए, जितना नॉर्मल इंसान का निकलता है। लेकिन जब आप मतलब कि तेलीय पदार्थ खाएँगे तो उसको पचाने के लिए, जो तला भुना या मीट चिकन खाएँगे तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता जब पड़ेगी तो क्या होगा, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में निकाल देगा, जिससे क्या होगा कि अ, आ
एसिडिटी होने की खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। पेट में जलन, मरोड़, दर्द इस टाइप का होने लगेगा, सीना में जलन ये सब होने लगता है। तो याद रखिएगा, जब एसिड आपको दिक्कत करे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको एंटा एसिड लेना है। एंटा एसिड क्या होता है? बेस होता है। जैसे डाइजिन सिरप हुआ, ये एंटा एसिड का सिरप हुआ, डाइजिन हुआ, आपका बहुत सारा है, PH4, ये सब जो होता है पेट की एसिडिटी को कम करता है। या कभी कभी होता है खाना पानी जो अच्छे से कॉन्स्टिपेशन हो गया, अच्छे से मतलब कि एक्सक्रिएशन नहीं हुआ, तो एक्सक्रिएशन ना होने के कारण भी पेट के अंदर जो होता है बहुत सारा जो वेस्टेज मटेरियल है, फीसेस है, वो रह जाता है। रह जाने के कारण भी वो सड़ता गलता है और वहाँ पर गैस का निर्माण करता है, इससे भी परेशानी होती है। तो याद रखिएगा, एसिडिटी जो है इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, सीने में दर्द हो जाए या मतलब कि कुछ हो जाए और तला भुना चीज या नॉनवेज ज्यादा लेने के वजह से, स्पाइसी लेने की वजह से जब एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट को की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पेट में दर्द, जलन और एक भारीपन महसूस होता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर? एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड क्या होता है? बेस होता है। या तो टैबलेट के रूप में होगा, या कैप्सूल के रूप में होगा, या इंजेक्शन के रूप में होगा। एंटा एसिड देंगे और उस एंटा एसिड की मदद से जब वो लेंगे तो वो बेस है, एंटा एसिड बेस होता है। बेस जो है एसिड से रिएक्ट करके और क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करके उसका एसिडिटी कम करेगा, जल और लवण बना देगा। मतलब जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट बनाता है, तो वाटर और सॉल्ट बना देगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हमें मतलब कि बचाव मिलता है। इसीलिए जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, अध्याय के आरंभ में ही ऐसा उपचार करने का अवश्य सुझाव होगा। एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। एंटासिड जो होता है वो अम्ल की मात्रा को क्या करता है? उदासीन करता है। जैसे इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज हमेशा हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मिला हुआ होता है। किसमें मिला होता है? तो हमारा गैस के टैबलेट हो तो उसमें भी मिला होगा। अब गैस का अगर मतलब कि सिरप हो उसमें भी मिला होगा। वो क्या करता है? वो मतलब कि एसिडिटी को कम करता है, जिससे मतलब कि राहत मिलती है पेट को। देखिए, पीएच के परिवर्तन का कारण दंत क्षय भी होता है। जब पीएच का वैल्यू एसिडिक होता है, आप जानते हैं कि पीएच का वैल्यू जब एसिडिक होता है, एसिडिक कब हो जाता है? जब आप चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं तो दांत में जो होता है बैक्टीरिया फंगस बनते हैं और वो क्या करते हैं? वो वहां पर एसिड बना देते हैं। दांत दांत में जो जो भी चीनी का चीज या मतलब खाने पीने का चीज फंस जाता है, या मतलब चॉकलेट फंस जाता है, तो वो क्या करते हैं? खाने के चीजों को उन चीनियों पर बैठते हैं और वो एसिडिक नेचर बना देता है उस भोजन का। एसिडिक बना देता है, जो दांत के बीच में फंसे हुए हैं वहां पर एसिड बनने के कारण दांत का क्षति होती है। और दांत की जब क्षति होती है, दंत क्षति होती है या अस्थि क्षति हो जाती है, तो दांत कमजोर हो जाता है। तो ये कमजोरी भी होता है बैक्टीरिया के कारण, या मतलब किसी मिनरल, कैल्शियम, ये सब के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो भी भोजन है जो दांत में फंसा रह गया, या चॉकलेट है या कुछ भी, वो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को पैदा करेगा और जो दांत को सड़ाने में मदद करेगा। तो इस तरह देखिए, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर सबसे कठोर पदार्थ यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संवेदनशील हो जाते हैं। मुंह के उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह के अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ मुंह जो है साफ किया जाता है, और साफ करने से इसे बचाया जा सकता है। जो मुंह साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? जो दांत साफ
किया जाता है, वो भी एक प्रकार का बेस होता है। तो इसीलिए पेस्ट से जब दाँत साफ करते हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है और वो दाँत में लगे हुए जो गंदगी है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होकर दाँत साफ हो जाता है। देखिए, इससे दाँत की क्षति को बचाया जा सकता है, हड्डियों की क्षति की बचाया जा सकता है। अगर अगर एसिडिटी माउथ का ठीक न करें तो क्या होगा? दाँत सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। देखिए, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए, पशु हो या पक्षी हो उनके उनके द्वारा उत्पन्न रसायनों से भी आत्मरक्षा करना है। कैसे? जैसे कभी-कभी मधुमक्खी डंक मारता है, तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जो मतलब आप आपको क्या करेगा? आपको दर्द देगा, पीड़ा देगा। जैसे कोई मतलब कि मधुमक्खी आपको डंक काट देता है तो वहाँ पर पीड़ा और जलन और परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उस मधुमक्खी के डंक में जो है वो मेथोइक एसिड सॉरी मधुमक्खी के डंक में जो है वो एक प्रकार का एसिड होता है जिसे एसिड बोलते हैं। डंक में एसिड होता है, ठीक है? जो क्या करता है, जो जलन पैदा कराता है, जिसे देखिए मेथनोइक एसिड बोलिए या मतलब कि ये एसिड होता है, अभी दिमाग से उतर रहा है, जिसके कारण दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। डंक में मारे गए बेकिंग सोडा दुर्बल क्षार के कारण उपयोग से आराम मिलता है। इसीलिए जो दर्द करता है, जब हड्डा या बिढ़नी या मतलब कोई कोई भी चीज़ काट लेता है तो वो दर्द करता है। तो हम लोग उसमें लोहा या मतलब कि प्याज़ रगड़ते हैं। वो क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है और एसिड जो काटा है तो वो एसिड बेस रिएक्शन होकर वो क्या हो जाता है, मतलब कि उसका दर्द खत्म हो जाता है, राहत मिलता है। उपयोग की आरामता नेटल के डंक द्वारा मेथेनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं। देखिए, अक्सर मेथेनोइक अम्ल ही छोड़ा जाता है। किसके द्वारा? कोई भी नेटल हो या मतलब कि एंट हो या मतलब आपका बिढ़नी हो, उनके द्वारा हमेशा मेथेनोइक एसिड ही छोड़ा जाता है। और देखिए, मेथेनोइक एसिड जो है वो वो प्रिजर्वेटिव के काम में करता है। देखिए, जिनके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। देखिए, प्राकृतिक उदासीनीकरण का विकल्प क्या है? देखिए, प्राकृतिक उदासीनीकरण विकल्प देती है। क्या विकल्प देती है? नेटल एक सक्रिय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंक-नुमा बाल होते हैं जो अगर चलती लू से अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। देखिए, ये जो है नेटल का पौधा है, उसका मतलब कि पत्ता है, इसमें डंक की तरह काँटे होते हैं, जो गलती से छू जाए तो क्या होता है, मतलब दर्द का एहसास होता है। प्रारंभिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ठोक अ, डॉ डॉग पौधों की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुभव लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि असली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल नेटल पौधों को छू जाने पर आपको क्या-क्या होगा? क्या आप ऐसी प्रारंभिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? तो देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया था कि सिरका में क्या होता है, सिरका में सिट्रिक एसिड होता है और देखिए, संतरा में क्या होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है और संतरा में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। संतरा में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जो एसिड मिले हमें, मतलब कि जो एसिड बेस की जो पढ़ाई करते हैं, जो नोट्स लिखाया जाता है,
तो जो नोट्स में लिखा हुआ होता है डेफिनेशन और किताब में लिखा हुआ थोड़ा-सा का अंतर हो जाता है, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में लिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, सिरका जो होता है वो जामुन का बनता है, लीची का बनता है, पेट दर्द में लिया जाता है। तो सिरका प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, खाना को बचाए रखने में मदद करता है। तो देखिए सिरका जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा एसिटिक एसिड अम्ल मिला होता है, एसिटिक अम्ल मिला होता है और संतरा में सिट्रिक अम्ल, कोई भी संतरा है, नींबू है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। इमली में कौन-सा एसिड होता है? तो टार्टरिक एसिड और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध, दही। देखिए प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध, दही, चा अ, चांदी का डंक, नेटल का डंक। देखिए इसमें मित्र नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, दूध में या दही में लैक्टिक एसिड होता है। दूध या दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड और चीटी डंक में मेथेनोइक एसिड। देखिए मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी होता है चीटी डंक में। मेथेनोइक एसिड जब चीटी काटता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद नेटल का डंक, मेथेनोइक एसिड। देखिए कोई भी हड्डा है, बिढ़नी है, जो भी काटता है उन सब में मेथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड होता है। वो देखिए, वो क्या करता है जब मधुमक्खी हो या बिढ़नी हो या हड्डा हो, वो अपना डंक इंसानों के बॉडी में इजेक्ट करता है और वहाँ मेथनोइक एसिड बोलिए या फॉर्मिक एसिड बोलिए, ये एसिड को छोड़ देता है आपके बॉडी में, आपके स्किन में। इसीलिए वहाँ पर जलन पैदा होता है, बेचैनी पैदा होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, प्याज-व्याज लगा देते हैं उस स्थान पर या कोई मलहम लगा देते हैं या किसी डॉक्टर से दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से करते हैं। अब ये सब जो है ये सब कर लेंगे प्रश्न। अब लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब देखिए लवण के संबंध में अधिक जानकारी कैसे दिया जाए। देखिए लवण क्या होता है, विद्यालय पिछले भाग में लवण से संबंधित अधिक जानकारी। देखिए पिछले भागों में हमने विभिन्न विभिन्न अभिक्रियाओं का उल्लेख विभिन्न अभिक्रियाओं का उल्लेख देखिए विभिन्न पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा रावणिक को हाँ विभिन्न भागों में हमने पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते हैं। आइए इनके नियम, गुण-धर्म, उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लवण क्या होता है? देखिए, लवण नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र। देखिए बोला है कि लवण का रासायनिक सब कुछ का रासायनिक सूत्र होता है। वो मतलब कि लवण जो है जब बेसिक नेचर का होगा तो भी खतरनाक होगा और जब एसिटिक एसिड का होगा तो भी खतरनाक होगा। तो देखिए लवण जो है 2 चीज़ों का होता है, 2 चीज़ों का होता है। पोटेशियम सल्फेट, देखिए लवण का प्रकार क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद सोडियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद 4-4 ले लिए, ये सब हो जाएगा। नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम देखिए सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के बाद याद रखेंगे लौन में हाँ, लौन का कार्बोनेट उन अम्ल और क्षार की पहचान की जाए जिसकी उपयुक्त प्राप्त हो। समान धन ऋणात्मक मूल वाले लवणों को एक ही परिवार का माना जाता है। देखिए NaCl जो है वो कॉमन सॉल्ट है, वो सब में पाया जाता है। याद रखिएगा लवणों का पीएच वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। मतलब वो 14 के ऊपर और ये 14 कर रहे हैं 7 के ऊपर और 14 के बीच में ही लवण का मतलब कि पीएच वैल्यू होता है। 7 से 14 के बीच में लाइज करता है। याद रखिएगा
याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत अच्छा चीज है। लिटमस पर इन विद्यार्थियों की क्रिया, देखिए, लिटमस पेपर पर इन विलयनों की क्रिया की जांच जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन है? तो याद रखिएगा, लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाली अम्ल क्षारीय है। देखिए, जो लवण बनाते हैं, नमक बनाते हैं, उनका जो मतलब बनाने वाला क्षार जो होता है, वो हमारा क्या है? अम अम्लीय है। अपने प्रश्नों को सारणी 2.4 में दिनांक, देखिए, लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान कीजिए। उन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब सारणी 2.2 में लिख लेंगे। अब मान लीजिए कि परबल अम्ल, परबल क्षार, लवण परबल क्षार के लवण के पीएच वैल्यू का मान 14 होता है। 14 होता है तथा यह उदासीन है। उदाहरण के लिए देखिए, सॉरी, परवल क्षार एवं परवल अम्ल और परवल क्षार का पीएच वैल्यू 7 होता है तथा ये उदासीन होता है। परवल छात्र या परवल लवण, देखिए, परवल क्षार या परवल लवण के बीच में जो अभिक्रिया होता है, वो क्या होता है? परफेक्ट। देखिए, वो होता है अ, अ, परवल अम्ल तथा परवल क्षार में पीएच वैल्यू का मान 7 होता है, वो उदासीन होता है। जबकि परवल अम्ल दुर्बल भस्म में पीएच का वैल्यू 7 से कम होता है तथा परवल क्षार दुर्बल, देखिए, परवल क्षार दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच वैल्यू होता है, पीएच देखिए, पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है। देखिए, साधारण नमक, रसायन रसायन नाम और साधारण नमक, देखिए, रसायन, साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की साजिश हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को समझाया। लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। याद रखेंगे, आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड है। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयुक्त करेंगे। और ऊपर में के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि लवण कैसे लोग ले रहा है। देखिए, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, उसका क्रिस्टल होता है, इसलिए समुद्री जीवों का मंथन किया जाता है। गुजरात में गांधी जी गए थे लवण आंदोलन करने के लिए। उसी तरह अ, ये साउथ अफ्रीका में भी इक्वलिटी को बराबर करने के लिए गए थे गांधी जी। देखिए, इसीलिए वहां पर डांडी यात्रा, सॉरी, क्या बोला जाता है, हाँ, साधारण नमक, जो साधारण नमक है, उसके लिए भारत की आज़ादी में डांडी यात्रा चला था। वही डांडी यात्रा से डांडी नमक भी बना है। डांडी नमक भी बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब हमारा क्या है? ये देखिए, ये सब हमारा क्या है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब हमारा बेसिक नेचर का है। अगर देखते हैं कि कैसे ये के पदार्थ का उपयोग विभिन्न कमरों में किया जा सकता है, तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित वियोजित देखिए, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है।
इस प्रक्रिया को क्लोरो-क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें विपरीत उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से निर्मित होता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इसको बोलते हैं। देखिए, अगला लेसन देखिए, ये वाला तो अभिक्रिया हो गया था। इस अभिक्रिया में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सोडियम क्लोराइड जो है कैसे जल से अभिक्रिया करता है, NaOH CO3 बनाता है, एक कैथोड पर एक एनोड पर। Cl गैस जो बनता है वो कैथोड पर बनता, एनोड पर बनता है Cl गैस एनोड पर, और कैथोड पर आपका बनता है H2 गैस कैथोड। तो एनोड जो होता है प्लस होता है और कैथोड जो होता है वो माइनस होता है, याद रखिएगा। इसमें विरंजक चूर्ण के बारे में हमने बता दिया था, इसका उपयोग भी बता दिया था। बेकिंग सोडा के बारे में भी हम पिछले क्लास में बता दिए थे और इसका उपयोग भी बता दिए थे। बेकिंग सोडा का उपयोग हमने बता दिया था कि इसको खाना बनाने में, पावरोटी बनाने में, ये सब में बेकिंग सोडा का खास्ता या मतलब कोई भी ठेकुआ हुआ, ये सब बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और पेट में गैसीय प्रॉब्लम होने के कारण भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोडा जल अग्निशामक में भी किया जा सकता है। देखिए, धोने का सोडा धोने का सोडा जो होता है N2CO3.10H2O, ये सब भी हो गया था। इसमें वाटर जो होता है, इसमें वाटर 10H2O होता है। जो मतलब कि धोने का सोडा है, जो हमारा मतलब कि सीधा सोडा है, वो Na2CO3, वो हमारा कौन सा सोडा है, तो वो हमारा धोने का सोडा है। इसमें .10H2O मिलाया जाता है। इसमें ये हमारा ड्राई सोडा है Na2CO3। देखिए, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई धंधों में काम आता है। धोने के सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साबुन और कागज उद्योगों में आता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का घरों को साफ सफाई करने में लिया जाता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में मिला हुआ होता है सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, तो लवण के क्रिस्टल जब वास्तव में शुष्क होते हैं, तो जब कर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। देखिए, शुष्क सेल कॉपर सल्फेट, देखिए शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोया जाए, क्रिस्टल को फिर से जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाती है। लवण के एक सुई इकाई में जल को निश्चित अनुपात में अणुओं की संख्या क्रिस्टल कहलाता है। देखिए, क्रिस्टल क्या कहलाता है कि लवण के एक सुई इकाई में, मतलब लवण से सुई के एक नोक से लवण लेंगे और उसमें जितना मतलब कि सुई के नोक पर जब एक लवण लेंगे, उसमें जितना मॉलिक्यूल होगा नमक का, वो नमक का क्रिस्टल कहलाएगा। देखिए, उसी तरह नमक का क्रिस्टल कहलाता है। देखिए, क्रिस्टल को क्रिस्टन का जल कहते हैं। क्रिस्टलों में क्रिस्टन का जल कहते हैं। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये हट जाता है, लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप को पुनः क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सुई इकाई में जल की निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सुई इकाई में जल 5 अणु उपस्थित होते हैं। देखिए, एक क्रिस्टल का कण का इकाई जो होता है उसमें 5
अणु होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuS2O4, CuS2O4 डॉट H 5H2O। देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो ये हुआ, देखिए, ये हुआ कॉपर सल्फेट। ये रासायनिक सूत्र हुआ। क्या आप जान सकते हैं कि Na2CO3 डॉट H ये जो हुआ आर्द्र है, अणु है, आर्द्र है या नहीं? तो देखिए, ये जो है सोडियम कार्बोनेट है। ये अ, वाटर वाला है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टन का जल होता है। इसमें क्रिस्टन के जल के ऊपर दो अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O होता है। डॉट 2H2O होता है इसका अणुसूत्र। देखिए, इसके बाद अणुसूत्र इस अब हम इस लवण के उपयोग के बारे में ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। देखिए, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 प्लस CaSO4 डॉट हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। याद रखिएगा, जल में प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल हाफ होता है और जिप्सम में पूरा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल क्या होता है? हाफ होता है और जिप्सम में पूरा होता है। तो देखिए, CaSO4 डॉट 1/2H2O बनाता है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटू ही हड्डियों को सही जगह में स्थिर रखकर जोड़ने में मदद करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर पूरा जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। देखिए, जैसे आप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे, वो फिर जिप्सम बन जाएगा और कठोर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र है CaSO4 प्लस हाफ H2O। तो जब आप हाफ H2O, तो जब और पानी आप मिला देंगे इसमें तो ये हो जाएगा CaSO4 डॉट, देखिए, आधा पानी है, यहाँ पर 1.5 पानी मिला दिए तो 2 पानी हो गया। तो CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये हमारा हो गया 2H2O CaSO4 4.2H2O, तो ये जिप्सम हो गया। देखिए, CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये जिप्सम हो गया। ध्यान दीजिए, जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल में के रूप में जुड़ा होता है। देखिए, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके अणु में जल आधा क्रिस्टल आधा आधा अणु जुड़ा हुआ होता है, जबकि आपका प्लास्टर ऑफ इसमें जिप्सम में दोगुना जल का क्रिस्टल जुड़ा हुआ होता है, डबल होता है। देखिए, जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो करते हैं वो खिलौना बनाने में, सजावट बनाने में, का सामान तरह को चिकना बनाने में किया जाता है। आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल आपको मतलब घरों को पेंट करने में भी किया जाता है लगाकर, ताकि घर का दीवार चिकना हो। देखिए, पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं क्यों कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसी को जब पानी मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है, तो इसीलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, देखिए, ये बना लीजिएगा। देखिए, ये सब बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, प्लस पता करें अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी में जब और देखिए, जब आधे इसमें जिप्सम में जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम बनता है। जिप्सम बनता है, तो जिप्सम जब बन जाता है
तो उसके बाद वो क्या, जिप्सम देखिए, जिप्सम जो होता है सीमेंट में भी रखा होता है, जो सीमेंट को जमने की अवधि को क्या करता है, बढ़ा देता है। सीमेंट को जमने की अवधि को बढ़ा देता है। और यहीं पर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज आपका ये 5वां वीडियो है, जो चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, एग्जाम के समय तैयारी भी कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें।